एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। और स्ट्रेंज बात ये है कि ये टॉपिक मुझे तुम लोगों ने ही दिया है। इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मतलब प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कैसे करें, एक रोड मैप बताने के लिए कि क्या करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो चलो इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों बच्चों को कि ऐसा मत समझना कि प्लेसमेंट वाला है तो भैया और दीदी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग के लिए भी है। आराम से फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक चाहे कोई भी हो, इस वीडियो को बहुत आराम से देखना, सबको काम आने वाला है, कुछ ना कुछ ज़रूर काम आने वाला है। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर लगे ना कि मतलब कुछ ना कुछ तो हेल्पफुल है, तो आराम से इस वीडियो को शेयर कर देना। सभी को पता है अभी प्लेसमेंट का सीन बहुत गंदा चल रहा है यार, तो तुम्हारे दोस्त को भी इसकी ज़रूरत हो सकती है, तो थोड़ी उसकी मदद कर दो, थोड़ी मेरी कर दो, जितना मन चाहे शेयर कर दो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट कर देना। बाकी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये कुछ भी ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस जैसी चीज़ नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन पार्ट जो है वो हमेशा सेम होता है। फिर चाहे तुम ऑन कैंपस के लिए प्रिपेयर करो या ऑफ कैंपस के लिए, जो प्रिपरेशन पार्ट है वो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा सेम रहता है। तो तुमने मुझे ही बहुत बार बोलते सुना होगा यार कि ऑफ कैंपस जो होता है वो कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है। मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ? अभी तो इस वीडियो में मैं बोल रही हूँ कि सब सेम होता है। डिफरेंस वहाँ पे जाके होता है कि ऑफ कैंपस में तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना होता है, एंड दैट स्टेप इज़ कि तुम्हें खुद से कंपनी को अप्रोच करना होता है। ऑन कैंपस में कॉलेज जो है वो तुम्हारे लिए कंपनी लाती है, मतलब कॉलेज तुम्हारे थाली में खाना परोस देती है, अब खा लो बेटा। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें तुम्हें खुद अपनी थाली में तो खाना परोसना होता है, ठीक है। बस डिफरेंस यहीं पे है कि वहाँ कॉलेज परोस रहा है, यहाँ पे तुम परोस रहे हो, बस। बाकी उसमें भी तुम्हें ही खाना है, इसमें भी तुम्हें ही खाना है। तो तुम चाहे ऑन कैंपस के लिए प्रिपेयर करने की बात करो या ऑफ कैंपस के लिए, रोड मैप इज़ गोइंग टू बी द सेम। फिर चाहे कंपनी कोई सी भी हो, फिर चाहे ऑब्वियसली मैं अच्छी कंपनीज़ के लिए ही करवाने का कोशिश करूँगी, तो फिर चाहे कोई सी भी कंपनी हो या फिर कोई सा भी किसी भी तरह का ड्राइव हो, ये तुम्हारे काम आने वाले हैं। मैं जो रोड मैप शेयर कर रही हूँ, तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को कैसे काम आएगा ये हम लोग वीडियो के एंड में देखेंगे। बाकी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जानना ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बारी हमें पता नहीं होता और इस चक्कर में हम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं। हमें लगता है अभी तो एंड्रॉयड का ज़माना है तो चलो एंड्रॉयड सीख लेते। थोड़ा सा एंड्रॉयड सीखा, मतलब हफ्ता 10 दिन किया नहीं कि बस लगता है अरे नहीं अभी तो मशीन लर्निंग चल रहा है, मशीन लर्निंग में कूद जाते। और इस चक्कर में होता है कि हम लोग बीटेक सिर्फ एक डिग्री जैसा ले लेते हैं और उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। तो ऐसा नहीं करना है। आराम से मैं स्टेप बता रही हूँ कैसे करना है, उसको फॉलो करना, सब हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि एक मिशन है प्लेसमेंट, ओके, और उस मिशन में तुमने अपना फर्स्ट स्टेप भी नहीं डाला है, तो मैं तब के लिए बोल रही हूँ तुम जिस स्टेप तक पहुँच गए हो तुम उसके आगे से फॉलो करना, ओके। तो मैं एकदम रॉ बच्चे के लिए बोल रही हूँ जिसने अभी तक उसमें एक कदम भी नहीं डाला है। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा लर्न अ लैंग्वेज। अब पूछोगे कौन सा लैंग्वेज हम लोग को सीखना चाहिए, तो हम लोग तो बड़े स्मार्ट हैं, हम लोग आराम से गूगल कर लेते हैं विच लैंग्वेज इज़ द बेस्ट। और कभी जावास्क्रिप्ट आ जाता है, कभी रूबी ऑन रेल्स आ जाता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सारे लैंग्वेजेस बुरे हैं या कुछ भी, सारे लैंग्वेजेस अपने आप में बहुत अच्छे हैं। बट क्या होता है ना, जब तुम पूछते हो कि कौन सा लैंग्वेज अच्छा है और कौन सा लैंग्वेज इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अच्छा है, तो डिफरेंस आ जाता है। अगर तुम पूछो मशीन लर्निंग के लिए कौन सा लैंग्वेज अच्छा है, तो मैं हमेशा बोलूँगी पाइथन। अगर तुम पूछो कि एंड्रॉयड के लिए कौन सा अच्छा है, मैं हमेशा बोलूँगी जावा। दोनों डिफरेंट है क्योंकि हमारा जो गोल है वो डिफरेंट है। तो तुम्हें क्या चाहिए, वेजिटेरियन के लिए चिकन कितना भी टेस्टी बन जाए कोई भी मैटर नहीं करता है, उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। और जो नॉनवेज है उसके लिए वही चिकन बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। तो तुम्हारा गोल क्या है उस पर बहुत कुछ डिपेंड कर जाता है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, ओके। तो अभी हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं सिर्फ प्लेसमेंट के लिए। तो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो कौन सा लैंग्वेज हमें सीखना चाहिए, तो मैं 3 लैंग्वेजेस बोलूँगी, इधर C++ सीख लो और जावा सीख लो और पाइथन सीख लो, इन तीनों में से कोई एक सीख लो। अब अगर बोलोगे ठीक है आपने 3 बताया, अब मुझे बोलो कि इस तीनों में से मैं कौन सा सीखूं, तो देखो गाइस तुम में से मैक्सिमम को तो पता होगा कि मैं पाइथन लवर हूँ, पर मैं यहाँ बोलूँगी कि पाइथन को थोड़ी देर के लिए शट कर दो। क्यों? मैं रीज़न दे रही हूँ। मतलब यहाँ मैं बोल रही हूँ कि अगर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो तो C++ या जावा में से कोई एक कर लो। अगर मेरे से पूछोगे तो मैं पाइथन इसलिए शट करने बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम,
लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ है, अगर 100 कंपनीज़ की बात करो तो 20 कंपनीज़ में से ऐसी हैं जो पाइथन अलाउ नहीं करती हैं। 100 में से 20, ठीक है 20% ही सही, लेकिन वो अलाउ नहीं करती हैं। जैसे कि कॉग्निजेंट में सिर्फ सी अलाउड होता है, C++ अलाउड होता है और जावा अलाउड होता है, उसमें तुम्हारे लिए पाइथन अलाउड नहीं होता है। मैं ऑफ कैंपस वालों को हमेशा बोलती हूँ कि MCAT एग्ज़ाम दे लेना, एलिटमस दे लेना, कोक्यूब्स दे लेना। तो कोक्यूब्स में भी पाइथन अलाउड नहीं होता है। अगर हम लोग TCS की बात करें तो TCS में पाइथन 2 है, पाइथन 3 अलाउड नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है, ऐसा नहीं है कि मैं चुन चुन के एक्सेप्शंस ला रही हूँ, नहीं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो पाइथन अलाउ नहीं करती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तो सबको बोलती पाइथन कर लो, क्योंकि मुझे पर्सनली पाइथन बहुत पसंद है। बट यहाँ पे क्या है ना कि अब ठीक है हाथ से 20 कंपनीज़ ही जा रही हैं, बट 20 कंपनी को भी क्यों जाने देना, क्योंकि 100 में से 95 कंपनीज़ ऐसी हैं जो C++ और जावा को अलाउ करती ही करती हैं। ठीक है, 100 में से 95 कंपनीज़, तो इस केस में तुम्हारे हाथ से सिर्फ 5 कंपनी जाएगी, सब में C++ और जावा अलाउड होता ही होता है। तो अब तुम बोलोगे कि मुझे C++ करना चाहिए या जावा करना चाहिए, तो मान लेते हैं कि 2 टाइप के बच्चे, उसके बाद तुम खुद डिसाइड कर लेना तुम्हें क्या करना चाहिए। एक बच्चा ऐसा है जिसको कोई लैंग्वेज नहीं आता है, वो पूरा मतलब बोलते हैं ना पूरी तरह से एकदम से रॉ है, उसे कुछ नहीं आता, तब मैं बोलूँगी जावा सीख लो। इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि जावा आसान है या कुछ भी नहीं, जावा सीखने में अगर तुम पूरी तरह से ब्लैंक हो तो तुम्हें 2 से 3 महीना लग जाएगा। पर फिर भी मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि आज अगर 100 कंपनी है तो आज के डेट में भी 100 में से 80 कंपनीज़ ऐसी हैं जो जावा पे काम करती हैं। तो ज्वाइन करने के बाद तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। तो जब हमें कुछ नहीं आता तो कुछ ऐसा ही सीख लेते हैं जो फ्यूचर में भी काम आ जाए, है ना। अब दूसरी कैटेगरी के बच्चे की बात करें जिनको C आता है या फिर जिनको बेसिक C++ आता है लेकिन पूरी तरह से नहीं आता है, अब वो कन्फ्यूज़ है कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्हें मैं बोलूँगी जावा की तरफ मत देखो, तुम आराम से C++ अगर थोड़ा सा भी जानते हो तो C++ की तरफ देखो, थोड़ा सा भी जानते हो और वो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है तो तुम C++ लो, क्योंकि C++ के भी थ्रू तुम उसी कंपनी को ऐसे मतलब पकड़ सकते हो, उसका ऑफ़र लेटर तुम ऐसा एक्सेप्ट करोगे। तुम उस C++ सीखे, तुम C++ के थ्रू तुम्हें वो जॉब मिल गई, तुमने ज्वाइन किया। अब मान लो कंपनी की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उसके लिए तुम्हें जावा सीखने की ज़रूरत है, तो जब तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा सीनियर हो गया, तुम्हारा मैनेजर हो गया या जो भी, तुम्हें कंपनी ही बोल देगी कि तुम जावा सीख लो, क्योंकि वी वर्क ऑन जावा। मान लो तुमने ऐसी कोई कंपनी ज्वाइन कर ली जो मशीन लर्निंग पे काम करती है, जो बिग डेटा पे काम करती है, वो तुम्हें वहाँ जाने पे बोल देगी कि तुम पाइथन सीख लो। और मान लो तुम्हें C++ बहुत अच्छे से आता है, तो गाइस जावा सीखने में तुम्हें हार्डली 15 से 20 दिन लगेंगे। और अगर मान लो डेटा साइंस वाली कंपनी है तो फिर पाइथन सीखने में तुम्हें हार्डली 1 से 1.5 हफ्ता लगेगा। ओके, ढंग से 15 दिन भी नहीं लगने वाला। और कहाँ से सीखना है पता ही है, अपने चैनल पे एक बहुत अच्छा सा प्लेलिस्ट बना के रखा है हमने, पाइथन इन 21 वीडियोज़, तो आराम से वहाँ से भी सीख सकते हो। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी कि पाइथन सिर्फ उतना सही है, पाइथन उससे बहुत ज़्यादा है। अगर मतलब सच्ची बताऊँ तो वो पाइथन का 10% भी नहीं है, बट जो हमें कोडिंग के लिए चाहिए उसके लिए इनफ है। उतने पाइथन से अगर किसी कंपनी ने पाइथन अलाउ किया हुआ है, जो कि 80% कंपनी करती है आज भी, तो 80% कंपनीज़ में अगर तुमने उस वीडियोज़ को अच्छे से देखा है, उतना पाइथन अगर तुम्हें अच्छे से आता है तो तुम आराम से कोडिंग राउंड निकाल सकते हो। ओके, तो यस, वो उसका पर्पस उतना ही है, कोडिंग राउंड क्लियर करवाना, तो वहाँ तक तुम आराम से कर सकते हो। और मतलब बेसिक कोडिंग जो है वो तुम्हारा आराम से हो जाता है। उसके बाद तुम्हें बस खुद को ग्रूम करने की ज़रूरत है, बेसिक पाइथन उतना ही है। तो ये हो गया तुम्हारा स्टेप 1, जो कि तुम्हें कौन सा लैंग्वेज सीखना चाहिए, या तो C++ सीख लेना या जावा सीख लेना, इन दोनों में से कुछ भी एक सीख लेना। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज़ स्टेप नंबर 2। तुम बोलोगे हमने जावा सीख लिया लेट से, अब क्या करें। कुछ मत करो, आराम से डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम उठाओ और शुरू हो जाओ। डेटा स्ट्रक्चर का वीडियो है, मन करे तो देख लेना, नहीं मन करे, अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, तुमको जहाँ से देखना है देख लो यार। नहीं मन कर रहा है वो भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तुम कहीं से भी देख लो। मेन थिंग इज़ तुम्हें कंपनी क्रैक करनी है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरे ही वीडियो देख के करो, जहाँ से करना है करो, बस कर लो। ओके, तो आराम से वो तुम्हें करना है। तो ये हो गई बात डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। हमारे चैनल पे अभी एल्गोरिदम नहीं है, अगर तुम लोग को मेरा डेटा स्ट्रक्चर सीरीज़ अच्छा लग रहा है, तुम अगर बोलोगे तो मैं एल्गोरिदम स्टार्ट कर दूँगी। ओके, तो यस, सेकंड स्टेप इज़ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ये इसलिए है नॉट फॉर जस्ट कोडिंग राउंड और समथिंग, ये तुम्हें कोडिंग राउंड में भी हेल्प करेगा
और तुम्हारे टेक्निकल इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा पूरा कंप्यूटर साइंस जो है ना वो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के चारों तरफ ही घूमता रहता है। तुम्हें कुछ भी मतलब तुम्हें सब कुछ आता है और तुम्हें अगर डीएस एल्गो नहीं आता तो ट्रस्ट मी तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का मतलब ही डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है एक तरीके से, मैं इतना तो बोल सकती हूँ। तो ये हो गया। अब मान लो तुमने लैंग्वेज सीख लिया, डीएस एल्गो सीख लिया, अब क्या करना है? तो स्टेप 3 इज़ कॉम्पिटिटिव कोडिंग। तुम अगर इसमें घुस जाओ, अब यहाँ से क्या होगा कि तुम्हारा कोड करने का ये हो जाएगा। तुम सिर्फ लैंग्वेज सीख लेना वो इनफ नहीं है। तुम मेरा 21 डेज़ का वीडियो देख लिए, इसका मतलब नहीं है कि तुम्हें पाइथन आ गया। उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट थिंग इज़ कॉम्पिटिटिव कोडिंग। वहाँ से तुम्हारा दिमाग खुलता है, वहाँ से तुम्हारे सोचने की ताकत बढ़ती है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो भी कंपनी की जो रियल वाली जो भी कोडिंग राउंड्स रियल वाले होंगे वहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत आसानी होगी। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग, अब तुम लोग यहाँ पे पूछोगे कहाँ से करें कॉम्पिटिटिव कोडिंग। तो देखो गाइस, मैं सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहूँगी कि मैं जिस किसी भी वेबसाइट का नाम ले रही हूँ, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे दे रहा है या कुछ भी, मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ। मतलब मैं वो कंपनीज़ और वो वेबसाइट उन वेबसाइट्स का नाम ले रही हूँ जो मैंने मेरे टाइम में जहाँ से प्रैक्टिस करा और मुझे अच्छे लगे थे, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे थे। सच्ची बताऊँ तो मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स ट्राई किए जो मुझे अच्छे नहीं लगे और मैंने वहीं पर छोड़ दिया। हो सकता है वो तुम्हें अच्छे लगे, तुम वहाँ से भी कर सकते हो। तो ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ कि उनमें जितने 4-5 का नाम मैं ले रही हूँ उनमें से ही करो, तुम्हारा जहाँ से मन है करो। अब अगर मुझे रिकमेंड करने बोलोगे कि कहाँ से करना है, तो हैकर रैंक से कर सकते हो, हैकर अर्थ से कर सकते हो, तुम टॉप कोडर्स से कर सकते हो, कोडशेफ से कर सकते हो, या हमारा फेवरेट गीक्स फॉर गीक्स। तो गीक्स फॉर गीक्स, ओके। तो इन 5 में से मैं बोलूँगी कहीं एक से करो। बाकी अगर तुम्हें कोई 6वां वेबसाइट अच्छा लग रहा है तुम वहाँ से भी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट करो। अब बोलोगे कि ये कितना दिन करे, क्योंकि डीएस एल्गो का एक फ़िक्स सिलेबस है। तुमने जो भी कोई एक लैंग्वेज चूज़ करा है उसका भी एक फ़िक्स सिलेबस है, लेकिन कॉम्पिटिटिव कोडिंग का तो कुछ फिक्स सिलेबस नहीं है। अगर तुम आज से भी स्टार्ट करोगे तो इतने क्वेश्चंस हैं कि तुम बुढ़े हो जाओगे तब भी ख़त्म नहीं होने वाला, तुम करते रह जाओ भाई। तो मैं ज़िंदगी भर कॉम्पिटिटिव कोडिंग करने नहीं बोल रही हूँ। अगर तुम फर्स्ट ईयर के बच्चे हो या फिर सेकेंड ईयर के बच्चे हो तो मैं बोलूँगी तुम 1 साल दे दो, 1 साल कॉम्पिटिटिव कोडिंग को दे दो। अगर तुम थर्ड ईयर के बच्चे हो फर्स्ट ईयर के बच्चे हो 1 साल दे दो, सेकेंड ईयर के बच्चे हो तो मैं बोलूँगी कि तुम 6 महीने दे दो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो तुम्हारा पहले से भी हो रखा है ना। और फिर तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर वाला बच्चा अगर क्रॉल करके चल रहा है तो फाइनल ईयर वाले बच्चे को दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सबको वही पाथ एकदम फॉलो करना होता है। स्पीड तुम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो। अगर तुम्हारे लिए मतलब बोलते हैं ना गोल, तुम्हारा गोल अगर पाना तुरंत में ज़रूरी है तुम्हें, तो तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हारा गोल तुम्हें 4 साल बाद पाना है तो तुम्हें आराम से रेंगना है, आराम से करो। तो ये इसलिए ही मैं बस बोली थी कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर से अगर शुरू कर दोगे तो इट्स वेरी गुड, ओके। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग तुम अपने अकॉर्डिंग देख लो, जितना टाइम बचा हुआ है तुम्हारे पास उस हिसाब से आराम से 6 महीना, और जैसे भी अगर तुम्हारे पास एकदम से टाइम नहीं है, तुम थर्ड ईयर वाले बच्चे हो, अब तुम्हारा प्लेसमेंट ऐसा स्टार्ट होने वाला है, ऐसे कुछ वाला सीन आ गया है, या फिर फाइनल ईयर वाले बच्चे हो, तो तुम एक दिन में 20-20 क्वेश्चन लगाओ यार, पूरा लग पड़ो अच्छे से। तुम फाइनल ईयर वाले बच्चे हो तो 1 से 1.5 महीना लगाओ उसको अच्छे से, और बस हो गया। मतलब तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे, उतना तुम कर लो कि तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ। एक बार तुम्हारा वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद अब तुम इतने श्योर हो गए कि तुम कोडिंग राउंड निकाल लोगे, मतलब 90% गारंटी तो है कि निकाल लोगे। अब क्या करना चाहिए हमें? तो अब कुछ नहीं, अब आराम से हम लोग टेक्निकल इंटरव्यू की बात कर लेते हैं कि उसमें क्या करना है ना, क्योंकि प्लेसमेंट में तो वो भी आता है। तो वहाँ पे हमें कुछ थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो स्टेप 4 इज़ थ्योरी। अब बोलते हैं कि थ्योरी फाइन, तो हम लोग क्या पढ़े, सारा का सारा पढ़े, मतलब 4 साल की इंजीनियरिंग में तो 50 सब्जेक्ट्स हैं, तो 50 का 50 सब्जेक्ट पढ़े? बिल्कुल नहीं। मैं आज बता रही हूँ तुम लोग को, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे अगर तुम देख रहे हो तो प्लीज़ अवेयर हो जाओ। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जो 4-5 सब्जेक्ट का नाम लेने वाली हूँ, उन 5 को छोड़ के बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं प्लीज़ मत पढ़ना। मतलब पढ़ना, इतना बस पढ़ लेना, वरना फेल हो गए तो मुझे ही गाली दोगे। इतना बस पढ़ लेना कि आराम से सेमेस्टर में तुम्हें 8.5 से ऊपर आ जाए, बस इतना सा पढ़ना। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा सिर्फ सेमेस्टर पास करने के काम आएगा, बाकी कहीं काम वाम नहीं आने वाला। तो उतना सा ही पढ़ो, जो चीज़ मतलब जितना इंपॉर्टेंस डिज़र्व करता है ना, उसको उतना सा ही इंपॉर्टेंस देना बनता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से उसको रुक जाते हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मैं जिनका नाम ले रही हूँ ना वो पढ़ना, उसको कभी स्किप मत करना।
तो तुम्हें सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क्स बहुत अच्छे से पढ़ना, ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, DBMS उससे भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। एंड द लास्ट वन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसको भी अच्छे से पढ़ना। तो अच्छे से क्या क्या पढ़ना है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ये 4 सब्जेक्ट छोड़ करके बाकी जितने भी तुम्हारे थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं, किसी को भी बहुत ज़्यादा सर पे बिठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए रखो। बाकी DS एल्गो की बात अगर करें तो वो मैंने स्टेप 2 में बोल दिया है। DS एल्गो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारे थ्योरी में भी काम आएगा, तुम्हारे प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। मतलब वो तुम्हें कोडिंग राउंड क्लियर कराने में भी हेल्प करेगा और उससे क्वेश्चन तुम्हारे टेक्निकल इंटरव्यू में भी आएंगे। यहाँ पे मैंने DS एल्गो इसीलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो मैं स्टेप 2 में ही बोल दी थी, ओके। तो फाइन, अब समझ गए। अब यहाँ तक सब कुछ हो गया। अब तो बोलोगे अब तो कुछ नहीं बचा क्योंकि सब कुछ तो हो गया। नहीं, अब हमें ज़रूरत है पॉलिशिंग की। मान लो हमें सब कुछ आता है, फाइन। अचानक से जब हम लोग पहला इंटरव्यू देने जाते हैं ना, मतलब अच्छा सा बच्चा जो जिसको सब कुछ आता है, सब कुछ एकदम से पूरा, मतलब बोलते हैं ना क्लास टॉपर है, हर जगह बहुत अच्छा बनता फिरता है, सब कुछ सही है, बट जब वो फर्स्ट इंटरव्यू देने आता है ना, बच्चे की हालत मतलब हाँ वही वाली हो गई रहती है पूरी तरह से कि पूरा ऐसा सीवियर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। कभी कभी तो बुखार भी आ जाता है, बहुत कुछ होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, हम घबरा जाते हैं, और ये सबसे ज़्यादा होता है फर्स्ट इंटरव्यू में। 1-2 इंटरव्यू दे दिए, भले ही रिजेक्ट हो गए, फाइन। तीसरा इंटरव्यू आते आते ना हम लोग कॉन्फिडेंट होने लगते हैं। चौथा 5वां जाते जाते तो फिर छोड़ ही दो, डर ही ख़त्म हो जाता है, तो वो हो जाता है। लेकिन फर्स्ट इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया ये तो और अच्छी बात है ना। तो उसके लिए हम लोग को ज़रूरत है पॉलिशिंग की। नॉर्मल सी बात है। अब मैं तो नहीं बोलूँगी कि अपने भाई बहन को, जो भी तुम्हारे एल्डर हैं, सीनियर्स हैं या जो भी है, उनको बोलो कि मेरा इंटरव्यू लीजिए। देखिए ये सब हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ करवा लो, फाइन, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। तुम्हारे जो सीनियर्स हैं वो, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि रोज़ का रोज़ आके तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। तो हम लोग पॉलिश कहाँ पे करेंगे? मैंने लास्ट वीडियो में इंटरव्यू बिट की बात करी थी, तो फिर से मैं बोल रही हूँ इसको एकदम फाइनल स्टेप में आकर के मैं 3 वेबसाइट का नाम बताती हूँ। इंटरव्यू बिट, लीडकोड एंड करियर कप। ये 3 ऐसे वेबसाइट्स हैं जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो पहले से पढ़े हुए हैं। ये उन बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं जो एकदम से रॉ हैं, एकदम से छोटे से बच्चे हैं, उनको नहीं पढ़ाते हैं। ये उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो पहले से पढ़े हुए हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें कोई कुछ सिखा नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें मतलब, और अगर सिखा भी रहे, कुछ वीडियोस हैं वहाँ, मतलब इंटरव्यू बिट की अगर बात करो तो कुछ वीडियोस हैं, लेकिन वो बस एक बोलते ना ब्रश अप करने के लिए, वैसे कुछ है, कुछ बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा रहे। वहाँ पे मेनली तुम जा कर के कोड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। कोडिंग क्वेश्चंस भी सारे जो होते हैं वो किसी ना किसी कंपनी के पूछे हुए होते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसी चीज़ हो गई। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे तुम लगा के अपना एक पॉलिशिंग कर सकते हो। वहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, तो वहाँ से तुम्हारा इंटरव्यू प्रिपरेशन वो लोग करवा देते हैं। तो ये सब चीज़ होती है, ओके। लीडकोड और करियर कप के बारे में भी अगर जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उन पर भी एक वीडियो निकाल दूँगी, ओके। मतलब लाइक कुछ दिन में अपलोड कर दूँगी, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। और इंटरव्यू बिट के लिए अगर डिटेल में जानना है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके तो मैंने बता ही दिया, डिटेल में अगर जानना है तो आराम से वीडियो है, मतलब लाइक सेकंड लास्ट वीडियो जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा सब कुछ, तो वो कर लेना। तो ये हो गया, यहाँ से तुम्हारी पॉलिशिंग हो जाएगी। अब क्या हो गया कि तुमने लैंग्वेज सीख लिया, तुमने DS एल्गो सीख लिया, कोडिंग निकाल लिया कॉम्पिटिटिव कोडिंग करके, उसके बाद थ्योरी की वजह से तुम्हारा थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से तुम्हारा टेक्निकल निकल गया। अब बच्चे वहाँ पे जा कर के इंटरव्यू देने में घबराने की वजह से बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं, तो उसका प्रिपरेशन तुम्हारा ये फाइनल स्टेप वालों ने करा दिया, तो हो गया ना। अब इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वहाँ जाके ऐसा हालत ख़राब हो जाती है, ये चीज़ तुम्हारा वहाँ नहीं होगा, क्योंकि तुमने पहले से 6-7 मॉक इंटरव्यूज़ अगर दे रखे ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल दूसरे बच्चों के कंपेयर में थोड़ा सा अच्छा रहेगा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो बस अब अगर मैं समराइज़ एक बार कर दूँ पूरी चीज़ को, पूरी जर्नी को अगर समराइज़ कर दूँ, तो फर्स्ट स्टेप सबसे पहले लैंग्वेज डिसाइड करो और सीख लो। सेकेंड थिंग DS एल्गो, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स बहुत अच्छे से कर लो। थर्ड थिंग कॉम्पिटिटिव कोडिंग बहुत अच्छे से कर लो। फोर्थ थिंग आराम से जो थ्योरी सब्जेक्ट्स के नाम मैंने बोले वो अच्छे से पढ़ लो। एंड फिफ्थ आराम से ब्रश अप करो, पॉलिश करो अपनी सारी चीज़ों को, बस हो गया। बाकी नींद लो मस्त अच्छे से, खाओ पियो, क्लीन खाओ, हेल्दी रहो, फिट रहो, आराम से इंटरव्यू दो और क्रैक करो।
अब फर्स्ट ईयर वाले बच्चे तो गाली देना शुरू कर देंगे, बोलेंगे हमें तो आप बोल रहे हो फर्स्ट ईयर से प्लेसमेंट के लिए पढ़ने लग जाओ, तो क्या हम लोग कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं करें? 12th तक हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी, उसके बाद हम कॉलेज में आए तो कॉलेज लाइफ ऐसे कैसे एंजॉय नहीं करेंगे? तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, कॉलेज लाइफ डेफिनेटली एंजॉय करो। ट्रस्ट मी, ये लाइफ का बेस्ट 4 इयर्स होता है। इस चीज़ को तुम लाइफ टाइम याद करोगे। बहुत मिस करते हैं हम लोग इस चीज़ को, जब हम लोग एक बार कॉलेज से निकल जाते हैं। जब तक कॉलेज में होते हैं तब तक तो कॉलेज को गाली देते हैं, बट कॉलेज से निकलने के बाद बहुत मिस करोगे। क्योंकि कॉलेज में जब हम लोग घुसते हैं ना, तो हम लोग बच्चे होते हैं, पूरी तरह से इमेच्योर, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा मेच्योर होकर निकलते हैं। हम लोग कॉलेज में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें, कुछ अच्छी कुछ बुरी, लेकिन बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को मेच्योर बना देता है। उसमें भी अगर कोई रिलेशनशिप में आ गए, 2-4 ब्रेकअप्स हो गए, तब तो फिर और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए होंगे। तो जो भी, मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं कर रही हूँ, बट बहुत कुछ हम लोग कॉलेज में जाके एक्सपीरियंस करते हैं। तो आराम से एक्सपोजर लो यार, खुद को जानने का मौका मिलता है, करो। लेकिन अगर तुम 24 घंटे में से 1 से 2 घंटा अगर अपनी स्टडीज़ को दे दोगे, तो ये जो 4 साल बाद तुम्हारा प्लेसमेंट स्टार्ट होगा, 3 साल बाद फाइनल ईयर में आके, वहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखना कि सिर्फ 2 घंटा ही तो दिन का देना है मुझे। अगर तुम दिन का 2 घंटा दे देते हो तो तुम्हारा मतलब लेवल जो है ना, वो बहुत बहुत अच्छा वाला होने वाला है। तो बस दिन का 2 घंटा तुम स्टडीज़ को दे दो, बाकी जो तुम्हारे पास 22 घंटे हैं ना, उसमें तुमको जो करना है करो यार। एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो, क्लास बंक करो, बाकी सारी चीज़ें मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब करो, मज़े करो, एंजॉय करो, हैप्पी रहोगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ समझ में आ गया, अब गाली नहीं दोगे ना? तो चलो वीडियो को यहीं पर रैप करते। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।